द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जीवन की बनावट में ज़रा और गहराई से उतर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम कोशिकाओं से बने, लेकिन एक अकेली कोशिका और मान लीजिए खरबों कोशिकाओं से बने एक इंसान या एक विशाल पेड़ के बीच क्या होता है। और यही आज का हमारा विषय है, ऊतक, या जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। ये कोशिकाओं के वो समूह है जिन्होंने, आप कह सकती हैं, एक टीम बनाने का फैसला किया है। एक टीम? हाँ। आज हम विज्ञान की एक किताब से मिली जानकारी के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टीमें कैसे बनती हैं, और सबसे दिलचस्प बात, ये कैसे पौधों और जानवरों की बिल्कुल अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी ऊतक हैं, बल्कि ये समझना है कि वो वैसे क्यों हैं। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। पौधे और जानवर दोनों ही बहुकोशिकीय हैं, दोनों जिंदा हैं, तो क्या उनके ऊतक भी एक जैसे ही होते हैं? यहीं पर आप सुनिए, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जवाब है बिल्कुल नहीं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। और इसकी वजह बहुत सीधी सी है, उनकी जीवन शैली। एक तरफ पौधे हैं जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, स्थिर हैं, और दूसरी तरफ जानवर हैं जो भोजन और सुरक्षा के लिए लगातार हरकत में रहते हैं। बिल्कुल, एक स्थिर है और दूसरा गतिशील। और जीवन शैली का ये छोटा सा फर्क उनकी पूरी बनावट, उनके पूरे सेलुलर डिजाइन को तय करता है। लेकिन इसका कोशिकाओं के स्तर पर इतना बड़ा असर कैसे पड़ता है? सोचिए, एक पौधे को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ सीधा खड़ा रहना है। इसके लिए उसे बहुत ज्यादा संरचनात्मक सहारे की जरूरत है। इसलिए पौधों के ज्यादातर ऊतक सहायक होते हैं। ठीक है, सपोर्टिव टिश्यू। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये ज्यादातर मृत कोशिकाओं, मतलब डेड सेल से बने होते हैं। मृत कोशिकाओं से? जी। अजीब लगता है, पर ये बहुत स्मार्ट डिजाइन है। जैसे लकड़ी, ये पौधे को मजबूती तो देती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए पौधे को कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। वाह, मतलब मजबूती के लिए मृत कोशिकाओं का इस्तेमाल करो ताकि जिंदा कोशिकाओं की ऊर्जा बच सके। और जानवरों का क्या? जानवरों को तो लगातार चलना फिरना है, शिकार करना है, खुद को बचाना है। उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। और वो लगातार ऊर्जा की खपत करते हैं? बिल्कुल। और एक और बड़ा अंतर है उनके बढ़ने के तरीके में। पौधों में ग्रोथ कुछ खास हिस्सों तक ही सीमित होती है, जैसे तने या जड़ के सिरों तक। हाँ, ऊपर और नीचे की तरफ। जबकि जानवरों में विकास या ग्रोथ पूरे शरीर में एक समान रूप से होती है। तो एक तरफ लकड़ी और रेशे की दुनिया है और दूसरी तरफ मांस और नसों की। चलिए फिर पहले पौधों की दुनिया को ही समझते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी शहर की बनावट को समझने जा रहे हों। ये बहुत अच्छी उपमा है। अगर पौधे एक शहर हैं, तो उनके ऊतकों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो शहर का निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्रू। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्रू। और दूसरे जो निर्माण पूरा होने के बाद शहर को चला रहे हैं। तो ये जो निर्माण करने वाले ऊतक हैं, इन्हें विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ये पौधे का ग्रोथ इंजन है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ठीक वहीं पाए जाते हैं जहाँ ग्रोथ हो रही हो। तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पर जो पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, इन्हें शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, टिप पर। फिर तने की मोटाई बढ़ाने के लिए साइड में होते हैं, जिन्हें पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। और कुछ पौधों में, जैसे घास में, पत्तियों के आधार पर भी होते हैं। अच्छा, ताकि जानवर के चरने के बाद पत्तियां फिर से बढ़ सके। एग्जैक्टली। तो इन कंस्ट्रक्शन वर्कर कोशिकाओं में ऐसा क्या खास होता है? ये बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। इनके अंदर कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, बहुत घना होता है। केंद्रक एकदम साफ होता है, लेकिन इनमें रसधानियां यानी वैक्यूल्स नहीं होती। एक मिनट, वैक्यूल्स क्यों नहीं? मैंने तो पढ़ा था कि पौधों की कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं। बिल्कुल, लेकिन वो परिपक्व कोशिकाओं में होती हैं। इन कोशिकाओं का काम है तेजी से विभाजित होना, नई कोशिकाएं बनाना। ये अभिकरो मोड में होती हैं, बाद के लिए बचाव मोड में नहीं। अच्छा। रसधानियों का मुख्य काम तो भोजन या पानी जमा करना होता है, और इन कोशिकाओं के पास उसके लिए फुर्सत ही नहीं है। उन्हें बस विभाजित होकर शहर को बड़ा बनाना है। ठीक है, तो एक बार जब ये कंस्ट्रक्शन क्रू अपना काम पूरा कर लेता है, तब क्या होता है? तब वे स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। वे विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं और एक खास काम करने के लिए स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। किसे विभेदीकरण कहते हैं ना?
हाँ, डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ से शहर की असली बनावट सामने आती है। ये स्थायी ऊतक दो तरह के हो सकते हैं, सरल और जटिल। चलिए सरल से शुरू करते हैं। इसका मतलब शायद ये है कि ये एक ही तरह की कोशिकाओं से बने। बिल्कुल। सबसे आम और बुनियादी है पैरेन्काइमा। इसे आप शहर का ऑल पर्पस फिल्म मान सकते हैं। ये नई बनी हुई जगहों को भरता है और भोजन जमा करने का काम करता है। तो ये बस खाली जगह भरने के लिए है या इसमें और भी कुछ है? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। ये एक ऐसा बेसिक टिश्यू है जो ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदल लेता है। अगर ये पत्तियों में है और इसमें क्लोरोफिल आ जाए तो ये क्लोरीन काइमा बन जाता है। और पौधे के लिए सोलर पैनल का काम करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण। सही। और अगर ये कमल जैसे जलीय पौधे में है तो ये एरेनकाइमा बन जाता है। इसमें हवा की बड़ी बड़ी थैलियां बन जाती हैं जो पौधे को लाइफ जैकेट की तरह तैरने में मदद करती हैं। वाह, एक ही ऊतक के 3 अलग-अलग रूप। ये तो प्रकृति की असली इंजीनियरिंग है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है कॉलेनकाइमा। ये शहर के उन हिस्सों को सहारा देता है जिन्हें मजबूती के साथ साथ लचीलेपन की भी जरूरत होती है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, इसी की वजह से तेज हवा में पौधे की टहनियां टूटती नहीं बल्कि झुक जाती हैं। इसकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं जो इसे बिना टूटे मुड़ने की ताकत देती हैं। और जो हिस्से बिल्कुल कठोर होते हैं, जैसे किसी पेड़ का तना या नारियल का छिलका, उनके लिए क्या है? उसके लिए है शहर का कंक्रीट और स्टील, स्क्लेरेनकाइमा। ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। और आपने जो नारियल का उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है। उसका रेशा इसी ऊतक का बना होता है। अच्छा। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक केमिकल की वजह से सीमेंट की तरह मोटी और कठोर हो जाती हैं। तो पौधे की मजबूती का राज मृत कोशिकाएं हैं। कमाल है। अब जरा शहर की बाहरी दीवार की बात करते हैं। पौधे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? उनके पास अपनी त्वचा होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये शहर की बाहरी दीवार है जो उसे बचाती है। लेकिन इस दीवार में छोटे छोटे दरवाजे भी होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। हाँ, यहीं से गैसों का लेन देन होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर। बिल्कुल। और जब पौधा पुराना हो जाता है, पेड़ बन जाता है, तब ये बाहरी दीवार एक किले की मोटी दीवार में बदल जाती है जिसे हम कॉर्क या छाल कहते हैं। ठीक है। इसकी कोशिकाएं भी मृत होती हैं और उनकी दीवारों पर स्यूबेरिन नाम का एक मोम जैसा पदार्थ जमा हो जाता है। ये इसे पानी और गैसों के लिए पूरी तरह से अभेद्य बना देता है। ये पेड़ का असली सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो शहर की इमारतें और दीवारें तो बन गई। अब पानी और खाने की सप्लाई का क्या? शहर का प्लम्बिंग सिस्टम कैसा है? उसके लिए आते हैं जटिल स्थायी ऊतक। इन्हें जटिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ये है पौधे की पाइपलाइन, जाइलम और फ्लोएम। मुझे याद है, एक पानी ऊपर ले जाता है और दूसरा खाना पहुंचाता है। पर क्या ये इतना सीधा है? लगभग। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। ये एक वन वे स्ट्रीट है जो सिर्फ ऊपर की ओर जाती है। सिर्फ ऊपर? हाँ, इसकी ज्यादातर कोशिकाएं मृत और खोखले होती हैं जो मिलकर एक लंबी पाइप बना देती हैं। वहीं फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। हाँ, और इसकी ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं क्योंकि भोजन को एक्टिवली धकेलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये दोनों मिलकर पौधे का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं। और ऊंचाई पाने की समस्या को कैसे हल किया? लेकिन जानवरों का क्या, जिनकी समस्या बिल्कुल उल्टी है? उन्हें हमेशा हरकत में रहना है। उनका पूरा टूलकिट एक्शन के लिए बना है और ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तो चलिए उनके पहले सुरक्षा कवच से शुरू करते हैं। जानवरों में भी सुरक्षा और आवरण के लिए एक खास ऊतक है जिसे एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। ये शरीर का वॉलपेपर और पैकेजिंग मटेरियल है। वॉलपेपर? हाँ, ये न सिर्फ हमारी त्वचा बनाता है बल्कि हमारे शरीर के अंदर के सभी अंगों और खाली जगहों को भी ढकता है, जैसे मुंह का अस्तर, फेफड़ों की कुपिकाएं, रक्त वाहिनियां, सब कुछ। तो ये सिर्फ एक कवरिंग है या इसका कोई और भी काम है? नहीं, ये सिर्फ कवरिंग नहीं है। ये एक बॉर्डर की तरह काम करता है जो तय करता है कि क्या चीज शरीर के अंदर जाएगी और क्या बाहर। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर जुड़ी होती हैं ताकि कोई लीकेज ना हो। बिल्कुल। और जहां खरोंच लगने का डर ज्यादा होता है,
जैसे हमारी त्वचा पर, वहां ये कई परतों में होता है, जिसे स्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं, ताकि सुरक्षा ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हो गया शरीर का बाहरी और भीतरी कवर। लेकिन इन सभी अंगों को आपस में जोड़कर कौन रखता है? उसके लिए हमारे पास है शरीर का सुपर ग्लू और फ्रेमवर्क, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम ही है जोड़ना, सहारा देना और चीजों को उनकी जगह पर बांध कर रखना। जब हम संयोजी ऊतक कहते हैं तो मतलब खून और हड्डी दोनों एक ही श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? एक तरल है, दूसरा पत्थर जैसा कठोर। ये थोड़ा अजीब लगता है। ये अजीब लगता है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। इनकी कोशिकाएं एक आधात्री या मैट्रिक्स में बिखरी होती हैं, और इसी मैट्रिक्स की प्रकृति तय करती है कि ऊतक कैसा होगा। अच्छा। जैसे रक्त में मैट्रिक्स तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यह शरीर की ट्रांसपोर्ट नदी है। वहीं अस्थि में मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों से बना होता है, जो इसे बेहद कठोर बनाता है। तो हड्डी का जो ढांचा है वो इसी मैट्रिक्स की वजह से है। हाँ, ये हमारा आंतरिक ढांचा है। और उपास्थि यानी कार्टिलेज का क्या? वो हड्डी की तरह कठोर भी नहीं है और खून की तरह तरल भी नहीं। उपास्थि का मैट्रिक्स ठोस तो है, पर लचीला है। यह हमारे जोड़ों के बीच शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ताकि हड्डियां आपस में घिसे नहीं। यह हमारी नाक और कान में भी पाया जाता है। हाँ, आप अपने कान को मोड़ सकते हैं पर हाथ की हड्डी को नहीं। यही दोनों में फर्क है। बिल्कुल। अब दो और जरूरी कनेक्टर है। पहला है स्नायु यानी लिगामेंट, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। बोन टू बोन। हाँ, बोन टू बोन। इसे आप एक मजबूत खींचने वाले रबड़ बैंड की तरह समझ सकते हैं। दूसरा है कंडरा यानी टेंडन, जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मसल टू बोन। सही। ये मजबूत ना खींचने वाली रस्सी जैसा होता है। इसी की मदद से मांसपेशियां हड्डियों को खींचकर गति पैदा करती हैं। मुझे हमेशा इन दोनों में कंफ्यूजन होता था। लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन मसल टू बोन। अब याद रहेगा। और आखिर में हमारे अंगों के बीच जो खाली जगह होती है, उसे भरने के लिए एरियोलर ऊतक होता है, और त्वचा के नीचे होता है वसामया ऊतक, जो वसा जमा करता है। जो सिर्फ फैट नहीं है बल्कि हमारा पर्सनल हीटर और कुशन भी है। हाँ, जो हमें गर्म रखता है और चोटों से बचाता है। तो ठीक है, हमारे पास सपोर्ट और कनेक्शन के लिए टिश्यू है, लेकिन मूवमेंट का क्या? मेरे दिमाग का एक ख्याल असल में मेरे हाथ उठाने की क्रिया में कैसे बदल जाता है? इसके पीछे की मशीनरी क्या है? इस मशीनरी को पेशीय ऊतक कहते हैं। यह शरीर का इंजन है। इन ऊतकों में खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो सिकुड़ सकते हैं, और इसी सिकुड़ने और फैलने से गति होती है। ये 3 तरह के होते हैं। और तीनों का काम बहुत अलग अलग है ना? हाँ, पहला है रेखित पेशी, स्ट्रिएटेड मसल। ये वो मांसपेशियां हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हमारे हाथ, पैर या चेहरे की मांसपेशियां। इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। वॉलेंट्री। और दूसरा प्रकार वो होगा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। वो हैं अरेखित या चिकनी पेशी, स्मूथ मसल। ये ऑटो पायलट पर काम करती हैं। हमारी भोजन नली में खाने का आगे बढ़ना या हमारी रक्त वाहिकाओं का फैलना और सिकुड़ना, ये सब इन्हीं के नियंत्रण में है। हम इनके बारे में सोचते भी नहीं। और तीसरा तो सबसे खास है दिल। हाँ, कार्डियक या हृदयक पेशी। ये सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है। ये भी अनैच्छिक है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसकी बनावट रेखित पेशी जैसी होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जीवन भर बिना रुके, बिना थके एक लय में सिकुड़ती और फैलती रहती है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, दिल की मांसपेशियां कभी नहीं थकती, हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां ऐसी क्यों नहीं हो सकती? क्या ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होता? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब कार्डियक पेशी की खास बनावट और उसके एनर्जी सप्लाई सिस्टम में छिपा है। कार्डियक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका के पावर हाउस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अच्छा। और उन्हें लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई मिलती रहती है। अगर हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां भी ऐसी होती तो उन्हें इतनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती कि शायद हम दिन भर सिर्फ खाते ही रहते। तो उनका डिजाइन तेज और शक्तिशाली गति के लिए है, न कि लगातार काम करने के लिए। एग्जैक्टली। ये तो एक बेहतरीन इंसाइट है। तो शरीर के हर हिस्से के लिए एक अलग डिजाइन है। अब आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण ऊतक पर आते हैं, जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं होता। शरीर का कमांड सेंटर, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू।
ये शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क या इंटरनेट है। हमारा मस्तिष्क, मेरुरज्जु और सारी तंत्रिकाएं इसी से बनी है। इसकी कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन की बनावट तो देखने में बहुत जटिल लगती है। उसकी बनावट ही उसके काम के लिए एकदम सही है। एक मुख्य कोशिका काय होता है, जिससे धागे जैसी कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ये संदेशों को ग्रहण करती हैं। इनपुट। हाँ, इनपुट। और फिर एक बहुत लंबा प्रवर्ध निकलता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं, जो संदेश को दूर तक ले जाता है। कुछ न्यूरॉन तो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। तो असल में यही वो कॉम्बिनेशन है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू का, जिसकी वजह से जानवर किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। तंत्रिका ऊतक से सिग्नल आता है और पेशीय ऊतक उस पर काम करता है। यही जुगलबंदी जानवरों को इतना गतिशील और प्रतिक्रियाशील बनाती है। तो आज हमने कोशिकाओं की इस छिपी हुई दुनिया को देखा। नारियल के रेशे की कठोरता से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक, सब कुछ कोशिकाओं के इन विशेष समूहों यानी ऊतकों पर निर्भर करता है। हमने देखा कि कैसे स्थिर जीवन ने पौधों को संरचनात्मक मजबूती दी और गतिशील जीवन ने जानवरों में गति और संचार के लिए जटिल प्रणालियों का निर्माण किया। ये जानकारी हमें जीवन के इन मूलभूत ढांचों का एक शानदार नक्शा देती है। हाँ, लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक और भी गहरा सवाल देती है। हमने ये तो देख लिया कि कोशिकाएं विभाजित होकर अलग अलग काम के लिए ऊतक बनाती हैं, लेकिन एक नई बनी कोशिका को ये कैसे पता चलता है कि उसे क्या बनना है? वो कौन से सिग्नल्स हैं जो एक कोशिका को बताते हैं कि तुम्हें एक नर्व सेल बनना है, जबकि ठीक उसके बगल वाली कोशिका को बताते हैं कि तुम्हें एक मसल सेल बनना है? कोशिकाओं की नियति का ये फैसला कैसे होता है? ये अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया है, जिसकी नींव आज हमने समझी।